आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप्लाइंग मैट्रिक्स मेथड और मार्टिन्स रूल के बारे में स्टडी करेंगे। सपोज करें हमें 3 इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में हम सारे इसके कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को, वाई के कोफिशिएंट को और जेड के कोफिशिएंट को एक लाइन से हम ऐसा लिख सकते हैं और वेरिएबल को एक्स वाई जेड ऐसा ले सकते हैं और ये सारे इक्वेशन के जो वैल्यू दिए हुए उनको ऐसा हमने लिखा। अगर ये हमारा ए है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा बी है, तो इसको हम लोग ए इंटू एक्स इजिकल टू बी लिख सकते हैं। ये कैसे आया? तो अगर हम फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो हमें फिर से ये मिल जाएगा और इक्वल टू D1 करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन मिल गया। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इक्वल टू D2 कर देंगे तो ये मिल गया पूरा इक्वेशन। उसी तरह अगर हम थर्ड रो इंटू ये कॉलम करेंगे तो हमें ये मिल गया और इक्वल टू D3 भी मिल गया। मतलब हम लोग होल इक्वेशन को मैट्रिक्स के रूप में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे ए, एक्स और बी का वैल्यू भी मैंने लिख दिया। इस फार्मूला का मैट्रिक्स इक्वेशन को ही हम लोग मार्टिन्स रूल के हिसाब से अप्लाई करके हम लोग वेरिएबल का, दैट इज एक्स इजिकल टू, इसे हम चाहे तो आगे में एक्स इजिकल टू ए इन्वर्स इंटू बी करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे पहले हम लोग थोड़े इक्वेशन के बारे में पढ़ लें। इक्वेशन दो तरह का होगा, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इजिकल टू बी इज सेड टू बी thought to be homogeneous if b is equal to 0. A system of b is equal to 0 अगर आ जाए, ठीक है, b का मतलब ये तीनों के तीनों 0 हो जाए। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी सेड टू बी नॉन होमोजीनस, अगर b 0 नहीं है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अदर देन 0 वैल्यू है। ए सेट ऑफ values of x, y, z which simultaneously satisfy all the equation of the system is called solution of the system of the equation, वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन को हम लोग कई तरह का पाएंगे, जैसे कि कंसिस्टेंट, जब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इफ़ वन एंड मोर सॉल्यूशन अगर होगा तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अगर मोर देन वन सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन डिपेंडेंट होगा। ऐसे हालत में जब इक्वेशन कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होता है तो उसका इनफाइनाइटली बहुत सॉल्यूशन आते हैं। अब इसका क्राइटेरिया देखेंगे कब कब ऐसा होगा। मान लीजिए डेट ए 0 नहीं है, तब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और फार्मूला हम लगाएंगे x इजिकल टू ए इन्वर्स इंटू बी, जो कि हमें यहाँ से मिला है। अगर डेट ए इजिकल टू 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, तब सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इफ़ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये था। अब होमोजीनियस है, अगर हमारा सारा इक्वेशन का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो क्या होगा, तो दो केसेज आएंगे। पहला केस, अगर डेट ए 0 नहीं है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ऐसे हालत में हमारा x1, x2 या xy z जो भी है वेरिएबल, उसका
सॉल्यूशन मिलेगा एज 0, जैसे हम लोग ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर डेट ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू भी 0 है, और क्योंकि बी तो 0 ही है तो एडजॉइंट ऑफ ए और बी इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर वो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमें जानना है कि एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ एन linear equation in an unknown is always consistent। हमें जानना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर है ये एक हमारा मैट्रिसेस का, तो वो हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है, इसमें इनकंसिस्टेंट जैसी बात नहीं आती।